तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थान में खनिज। और खनिजों के अंदर हमने पिछली क्लास में धात्विक खनिज को पूरा पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम खनिजों का दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, मतलब अधात्विक खनिज। और मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था अधात्विक खनिज जिनका उपयोग अपन उद्योगों में करते हैं। खनिजों के अंदर तुम्हें इनके प्राप्ति स्थल जरूर याद करने हैं कि एग्जाम में ज्यादातर वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो अधात्विक खनिज को पढ़ रहे हैं उसका नाम है अभ्रक। अभ्रक को अंग्रेजी में माइका कहते हैं, इसलिए आप अंग्रेजी वाले नाम भी ध्यान रखना। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे तुम तैयार होगे? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज उस बढ़िया आने लग रही है? मैं ताने बिल्कुल सही दिखने लग रही हूँ? हाँ। काम बजरंग भाई बताता हूँ, 5-7 दिन में जल्दी है ना, गणित ब्रह्मास्त्र के बारे में। बताओ भाई, करें फिर क्लास को स्टार्ट है। एप्लीकेशन हाई कोर्ट के लिए क्या है, 4th ग्रेड है। क्लास चालू करो। हिंदी चली रही है, इंग्लिश चली रही है, कल्चर है, बस 3 तो ले दे के सब्जेक्ट है उसमें। और बताओ किसी के 1 या 2 मिनट जो भी कमेंट है। अपना जो अगला खनिज है उसका नाम है अभ्रक। अभ्रक को हम अंग्रेजी में कहते हैं माइका। ठीक है, ये विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है और अज्वलनशील खनिज है। कुचालक का तो आप सबको पता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कुचालक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अज्वलनशील खनिज है मतलब ये जलेगा नहीं भाई। जैसे अगर आप दो बिजली के तारों को पकड़कर आपस में भिड़ाओगे तो वो जल जाएंगे, मतलब वो ज्वलनशील है। जब आप भी सरकारी नौकरी लग जाओगे तो आपको देखकर आपके पड़ोसी रिश्तेदार आपसे जल जाएंगे, मतलब पड़ोसी भी क्या है, ज्वलनशील है। लेकिन अभ्रक एक ऐसा पत्थर है जो आग से नहीं जलता है, अज्वलनशील खनिज है ये। ठीक है, रख लोगे थोड़ा सा ध्यान में, ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा खनिज है वो अज्वलनशील खनिज है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। तो आपका अभ्रक मिलता है ना, वो आग्नेय चट्टानों में मिलता है और कायांतरित चट्टानों में मिलता है। सबसे पहले तो तुम्हारी ये कंफ्यूज रहेगा, सर आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं और कायांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं? आपने कभी चट्टानों से लावा निकलते हुए देखा है? पर ये लावा क्या होता है? देखो, कोई भी चट्टान होती है, जैसे मान लो कोई चट्टान है, पहाड़ है, पर्वत है, इसमें खूब सारी गैसें होती हैं, खूब सारी गैस मिलेंगी। इन गैसों में बुलबुले होते हैं और ये गैस चट्टानों से बाहर निकलने का प्रयास करती है। और जब ये बाहर निकलेंगी, जब अंदर से दबाव डालेंगी तो ये चट्टानें फट जाएंगी। और जब चट्टानें फटती है ना तो इनसे एक बाहर लावा निकलता है, गरम गरम। ये आप लिखा हुआ भी है लावा। जब चट्टानें इस प्रकार से फटती हैं दबाव के कारण, गैसों के दबाव से, तो इनसे लावा बाहर निकलता है। और जब ये लावा ठंडा हो जाता है, इनसे जो चट्टान बनती है उस चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान। मतलब ये जब लावा ठंडा हो जाएगा, जो गरम गरम लाल लाल रंग का आपको लावा दिखाई दे रहा है, और जब ये आपका लावा ठंडा हो जाता है, इनसे जो चट्टान बनती है उस चट्टान का नाम होता है आग्नेय चट्टान। रख लोगे ध्यान में? हाँ सर, ये लावा ठंडा हो जाता है वही आग्नेय चट्टान है। छोटे छोटे टुकड़ों में जो चट्टानें बनती हैं उनको हम कहते हैं अवसादी चट्टानें। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो चट्टानें बनती हैं उनको क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। और आग्नेय और अवसादी का जो मिश्रण होता है वो होता है कायांतरित चट्टानें। इन दोनों को मिलाकर जो चट्टानें बनती हैं उनका नाम है कायांतरित चट्टानें। सर कौन नहीं समझ में आयो? अरे इतनी ही बात ध्यान रखनी है ताने तो कि अभ्रक है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं याद रहता तो ज्यादा लोड मत लेना। वैसे आज तक कभी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है। ओके, ये केवल मैंने थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए लिखाया था। अभ्रक समझ गए? विद्युत का कुचालक होता है, मतलब अभ्रक में विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होती है। अज्वलनशील खनिज है, मतलब भाई साहब ये जलेगा नहीं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ये मैंने तुम्हें पूरा का पूरा डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। इसका उपयोग चदरें बनाने में, सजावटी सामान बनाने में करते हैं। अभ्रक का हम उपयोग क्या करते हैं? चद्र बनाने में करते हैं।
टाइल्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार की जो टाइल्स आपने देखी होंगी, ये टाइल है वो अब्रक की होती है। तो ये थोड़ा सा इसका उपयोग है भाई। अब्रक में राजस्थान का आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है। सबसे पहला जो स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का, और उसके बाद में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। अगर राजस्थान में पूछ लेगा भी राजस्थान में सबसे ज्यादा अब्रक का उत्पादन कहां पर होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन होता है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के बाद में अजमेर में। इसलिए भीलवाड़ा को हम क्या कहते हैं, भीलवाड़ा को हम अब्रक नगरी भी कहते हैं। ये मैंने जिलों के उपनाम में तुम्हें लिखाया था शुरुआत में। अब्रक नगरी कहते हैं क्योंकि भीलवाड़ा में सर्वाधिक अब्रक मिलता है। लेकिन आजकल भीलवाड़ा में भी अब्रक की इतनी चमक नहीं रही है, क्योंकि इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता है, इसलिए जो कारखाने खुले हुए थे उनकी भी चमक थोड़ी सी फीकी पड़ने लगी है। इस बात को लेकर समय समय के ऊपर अखबार वालों ने मुद्दा भी उठाया, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन है वो भीलवाड़ा जिले में होता है। अब्रक को हम क्या कहते हैं, अब्रक को हम बोंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बोंडल के नाम से भी जानते हैं अब्रक को। इसलिए अब्रक से जो कपड़ों पर छपाई की जाती है ना, उसे हम कहते हैं बोंडल की छपाई। ये बात हम कला संस्कृति के अंदर हस्तकलाओं में पढ़ेंगे, बोंडल की छपाई। जब आप कला संस्कृति के ब्रह्मास्त्र पढ़ते हो तो हस्तकलाओं के दूसरे पेज पर लिख रखी है मैंने, बोंडल की छपाई। बोंडल की छपाई कहाँ की फेमस है, भीलवाड़ा की है। ये अब्रक से यानी का कपड़ों के ऊपर छपाई की जाती है। ओके ठीक है। कल्चर की बुक क्या बात होगी, फोन कर लेना, ठीक है। कल मैच है क्या, कोई नहीं, चलो आ जाओ फिर। हाँ ओके, नॉर्मल सी बातें बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अजमेर जिला याद रहे तो ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन है वो भीलवाड़ा जिले से होता है। और ये केवल नॉर्मल सी बातें हैं जो मैंने तुम्हें समझा दी हैं। आगे चलते हैं। अब्रक से तापरोधी ईंटें और चादरें बनाने का कारखाना भी कहां पर है, भीलवाड़ा में। ये देखो मैंने राजस्थान पत्रिका की न्यूज ले रखी है। भीलवाड़ा में फीकी होगी अब्रक की चमक। अब्रक उत्पादन में कभी देश में नंबर 1 रहे जिले में, अब इसकी चमक क्या हो रही है, धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि इतना अब्रक अब निकलता नहीं है। तो जो कारखाने खुले हुए थे वो सब यानी कि धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, इसलिए अखबार वाले इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। अब्रक से तापरोधी ईंटें और चादरें बनाने का कारखाना भी भीलवाड़ा के अंदर है। सबसे पहले तुम्हारे मन में ये आएगा, सर ये तापरोधी ईंटें क्या होती है, चलो चादरें तो हम समझ जाएंगे, भी अब्रक की चादर होती है। लेकिन सर तापरोधी ईंट कैसी होती है, ये क्या है, क्या तापरोधी ईंट बनाई जाती है अब्रक से। देखो तापरोधी ईंट एक विशेष प्रकार की ईंट होती है जो गर्मी को रोकने का काम करती है। अगर आप इन ईंटों से घर बनाते हो ना, तो आपका घर गर्मियों में तो रहेगा ठंडा और सर्दियों में रहेगा गर्म। ये इसकी विशेषता है। पहले गांव में जितने भी मकान बनते थे वो चुन्ने के बनाए जाते थे। चुन्ना क्या होता है, गर्मियों में तो ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। ये चुन्ने के मकानों की विशेषता है। जिद्दी पहली आला लोगों ने किया, एसी है, कूलर है, पंखा की जरूरत ही को नहीं, वर्ण मकाना में बैठा रहता। लेकिन वो मकान भी किसके बने होते थे, चुन्ने के बने होते थे। उसी प्रकार की ये तापरोधी ईंटें होती हैं जो अब्रक की बनाई जाती हैं। इसका कारखाना भीलवाड़ा के अंदर है। प्रमुख प्राप्ति स्थल, सर ये कहां कहां मिलता है अब्रक, ये आपको केवल नाम ध्यान रखने हैं। नात की नेरी है, तुनका है, सिंदरियास है, ये तीनों की तीनों जगह भीलवाड़ा में है जहां से अब्रक निकलता है। और अजमेर में एक जगह ध्यान रखना, कला टांकरा, ठीक है, ये अपने अजमेर में है। रख लोगे ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो नात की नेरी है, तुनका, ये सीधे सीधे शब्द है, सीधी सीधी जगह है तो हमें याद रखनी है। अगला जो अपना खनिज है, अधात्वी खनिज, उसका नाम है फेल्सपार। फेल्सपार है वो भी अब्रक की खानों के साथ में निकलता है। जिस प्रकार से सीसा जस्ता के साथ में चांदी निकलती है, उसी प्रकार से अब्रक के साथ में फेल्सपार भी निकलता है। हमने पढ़ा था ना, सीसा जस्ता जहां पर निकलता है वहां पर चांदी भी निकलती है। तो जहां पर अब्रक निकलता है वहां पर फेल्सपार भी निकल जाता है। लेकिन फेल्सपार के सर्वाधिक भंडार है वो अजमेर में है। ओके ठीक है भाई। तो अब्रक की खानों से सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये आप फेल्सपार की फोटो देख सकते हो। वैसे मैंने प्रत्येक खनिज की फोटो लगा रखी है, अभी हमने अब्रक की फोटो भी देखी होगी। ये तो चादरें हैं और ये आपके सामने अब्रक है। किताब में भी मैंने खनिजों की फोटो लगा रखी है ताकि तुम्हें मजा आए पढ़ने में, बोरिंग मत हो। बाकी खनिज बड़ा कठिन टॉपिक सा लगता है हमें।
तो ये आप देख सकते हो फेल्सपार। भारत में फेल्सपार के जो सर्वाधिक भंडार हैं वो राजस्थान के अंदर ही हैं। भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा फेल्सपार मिलता है तो वो राजस्थान में मिलता है। कितना मिलता है राजस्थान में? 66% मिलता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर पूछा गया है। और राजस्थान में पूछ ले तो, राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में अजमेर है सर्वाधिक। सबसे ज्यादा भारत में फेल्सपार कहां पर पाया जाता है? तो राजस्थान में 66% मिलता है। और राजस्थान में पूछ ले तो, राजस्थान में पूछे तो अजमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल सर मिलता कहां कहां पर है? जैसे मकरेड़ा है, लोहारवाड़ा है, तारागढ़ है, बांदर सिंदरी है, पिसांगन है, सारी की सारी जगह कहां पर है? अजमेर में है। इसके अलावा मसूदा ब्यावर में मिलता है, गुजरवाड़ा जयपुर में भी हमें फेल्सपार देखने को मिल जाता है। ये आपको प्रमुख प्राप्ति स्थल थोड़े से याद करने हैं, कौन कौन सी जगह मिलता है, ये हमें सिंपल से याद करने हैं। अगला जो हमारा खनिज है उसका नाम है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का उपयोग क्या है भाई? ये आपने चादरें देखी है, सीमेंट की चादरें हैं, ये जो चादर होती है ना, इसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। फिल्टर होते हैं, बॉयलर होते हैं, रेल के डब्बे होते हैं, उनके अंदर भी एस्बेस्टोस का प्रयोग किया जाता है। चलो सर, सीमेंट आप समझ जाओगे, सीमेंट बनाने में एस्बेस्टोस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की चादरें होती है, हालांकि सीमेंट की पूरी चादरें नहीं होती, गांव में इस प्रकार की जो चादरें लगाते हैं ना ऊपर, ये पूरी सीमेंट की चादरें नहीं होती, थोड़ी सी एस्बेस्टोस की भी बनी होती है, इसलिए बड़ी जल्दी टूट जाती हैं। बाकी यार सीमेंट की अगर ऐसे कोई चादर बना दे तो सीमेंट थोड़ी टूट जाएगा। इनके ऊपर पैर रखो और टक देनी, बस टूट जाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है? एस्बेस्टोस होता है। तो चादर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। फिल्टर, फिल्टर तो जाने हो सारा भाई, फिल्टर का जैसे पानी का भी फिल्टर होता है, महीन कणों को दूर करने का काम करता है, तो उसके अंदर भी एस्बेस्टोस का उपयोग किया जाता है। बॉयलर, बॉयलर एक प्रकार का टैंक होता है जिसमें गर्म पानी, भाप, जहरीले रसायन भरे होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कचरा जलाने के लिए भी बॉयलर का उपयोग किया जाता है, तो बड़ी फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है बॉयलर का। तो ये भी एस्बेस्टोस से बनाया जाता है। रेल के डिब्बों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में पूछे भी, भारत में सबसे ज्यादा एस्बेस्टोस कहां पर पाया जाता है? तो वो राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाता है। ओके, तो भारत में सर्वाधिक राजस्थान में मिलता है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल कहां कहां पर है? सबसे पहले उदयपुर की बात कर लेते हैं, कहां कहां पर मिलता है? ऋषभदेव है, खैरवाड़ा है, झाड़ूल है। तीन जगह तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऋषभदेव, खैरवाड़ा, झाड़ूल उदयपुर में मिलता है। इसके अलावा अपने राजसमंद में भी मिल जाता है। पिपरदा एक जगह है डूंगरपुर में, आसिंद जगह है भीलवाड़ा में, अर्जुनपुरा जगह है अजमेर में। यहां पर भी हमें एस्बेस्टोस देखने को मिलता है। बताओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे। ओके सर, चलो भाई। अगला जो अपना खनिज है उसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम थोड़ा बहुत जानते हो, बड़ा महंगा आता है यूरेनियम। 1 किलो खरीदने जाते हैं तो यानी पता नहीं कि 4-5 करोड़ के समथिंग आता है। हर कोई खरीद भी नहीं सकता इसको, सेना ज्यादा इसको उपयोग में लेती है। यूरेनियम, यूरेनियम का उपयोग करते हैं हम परमाणुओं को तोड़ने के लिए। जब परमाणु का विखंडन किया जाता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं? बिजली घरों में करते हैं। मतलब उपयोग किस में हो जाएगा? परमाणु विखंडन में हो जाएगा। ये आप देख सकते हो भी, इस प्रकार का आपको यूरेनियम देखने को मिलता है। तो उपयोग परमाणु विखंडन में कहां कहां मिलता है अपने को? तो प्रमुख प्राप्ति स्थल ध्यान रखने हैं और कुछ ध्यान नहीं रखना। भीलवाड़ा में 2 जगह है, कुराड़िया और भुणास, यहां पर हमें यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। इसके अलावा उमरड़ा उदयपुर में है, यहां पर भी हमें यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। फिर देखो सीकर के अंदर 2-3 जगह हैं, खंडेला है, रोइल है, यहां पर 10,000 टन यूरेनियम के भंडार मिले हैं। पिछली बार ये बड़ा ट्रेंडिंग में रहा था, आरपीएससी ने बार बार यहां से सवाल पूछे थे। सीकर के अंदर खंडेला और रोहिल, वैसे ये नाम रोहिल नहीं है, वैसे तो कई किताबों में इसका नाम रोइल आता है, कोई रोइल आता है, लेकिन आरपीएससी ने क्या इसको बार बार में रोइल रोइल करके पूछा भाई। रोहिल रोहिल, रोहिल की जगह मैं कह रहा रोहित ही कर देता ना, कहाँ दिक्कत आ रही थी, यही पूछ लेते। सीकर के रोहित और सुहागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। लेकिन वैसे नाम रोयल भी है, रोइल भी है, इतना तुमसे ज्यादा कोई कंफ्यूज करने वाला नहीं पूछेगा। सीकर के अंदर जगह है खंडेला, रोइल, सुहागपुरा, वहां पर 10,000 टन यूरेनियम के भंडार मिले हैं, और 1 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 3 से 4 हजार लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा है।
मिला है क्या सर? यूरेनियम मिल रहा है। और यूरेनियम निकालने का जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये यूरेनियम निकालने का काम करती है, ये कंपनी है यूसीआईएल, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये देश का ऐसा तीसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले झारखंड और तेलंगाना के अंदर भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं यूरेनियम निकालने के। तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम का उपयोग करते हैं परमाणु विखंडन में, परमाणुओं को तोड़ते हैं, उससे ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं? बिजली बनाने में करते हैं। प्रमुख प्राप्ति स्थल कुराड़िया, बुनास, भिलवाड़ा में, उमरेड़ा, उदयपुर में। इसके अलावा ठीक करके खंडेला, रोहिल, सुहागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले, लगभग यानी का 10,000 टन के भंडार मिले हैं। ओके, यहां पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूरेनियम उत्खनन के लिए सुरंग निर्माण प्रारंभ की है। राजस्थान का ये पहला प्रोजेक्ट है, देश का ये तीसरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रोहिला और सुहागपुरा, खंडेला बड़ा फेमस है अभी यूरेनियम के लिए, अभी यहाँ पर उत्खनन कार्य चल रहा है। चलो सर अगले खनिज की तरफ चलते हैं। अगले खनिज का नाम है काच बालू का। नाम से पता चल रहा है, काच बालू का मतलब सिलिका सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है सर? सैंड का मतलब होता है मिट्टी। और बालू का क्या मतलब होता है? बालू का भी मिट्टी है, नाम से ही पता चल रहा है। काच बालू का मतलब सर इस मिट्टी का उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। मिट्टी से कांच कैसे बनते हैं? ये अलग प्रकार की मिट्टी होती है। ये जो सिलिका सैंड होती है ना, इस प्रकार की मिट्टी होती है, आप देख सकते हो ये है सिलिका सैंड है, मैंने किताब में फोटो भी दे रखी है। सबसे पहले इस सिलिका सैंड को फैक्ट्रियों में लेकर जाते हैं, चूने के साथ में मिलाकर इसका मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को आग की भट्टी में डालते हैं, उस मिश्रण को धीरे धीरे पकाते हैं। फिर जिस डिजाइन में आपको आकार देना हो, जो रंग आपको देना हो, वो आकार और रंग दे दिया जाता है। फिर इसे बाहर निकालकर ठंडा किया जाता है। इसका जो ज्यादा उपयोग किया जाता है वो कांच की बोतलें बनाने में किया जाता है। आप जो कांच की बोतलें देखते हो ना, वो कांच की बोतलें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान का देश में स्थान तीसरा है कांच बालूका में। उपयोग करते हैं कांच उद्योग में, जो कांच की बोतलें बनती हैं, धौलपुर के अंदर जो कांच की फैक्ट्री है ना, वहां पर इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है सिलिका सैंड का जयपुर जिला। कुछ जगह है जैसे निमोड़ा है, कुंडोल है, झीर है, ये जयपुर में है। इसके अलावा बारोदिया, टिकारेड़ा बूंदी में है, जहां से हमें ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन है झलक, यहाँ भी क्या बातें कर रहे हो? चले आगे, नॉर्मल सी बात है। सिलिका सैंड समझ गए? हाँ सर, ये आपके सामने सिलिका सैंड है, जिसका उपयोग कांच की बोतलें बनाने में करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है। जयपुर में जगह पूछ ले तो निमोड़ा है, कुंडाल है, झीर है। इसके अलावा बूंदी की 2 जगह याद कर लेना, बारोदिया और टिकारेड़ा। ठीक है, ओके सर। चलो अभी अगले खनिज की तरफ चलते हैं। अगले खनिज अगर किताब में नहीं लिख रखा तो इसको थोड़ा सा ऐड कर लेना। इसको चीनी मिट्टी भी बोलते हैं, केओलिन भी बोलते हैं, चाइना क्ले भी बोलते हैं। इसको आप थोड़ा सा लास्ट में भी नोट्स लगाकर ऐड कर लेना। केवल आपको 2-3 बातें लिखनी है, किताब में नहीं है तो इसको ऐड कर लेना भाई। चीनी मिट्टी, केओलिन। उपयोग, इसका उपयोग क्या करते हैं? ये आपके सामने चीनी मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी है ये। इसको केओलिन भी बोलते हैं, चाइना क्ले भी बोलते हैं। सीमेंट बनाने में और सिरेमिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। चलो सीमेंट वाला तो समझ जाओगे सर, सीमेंट बनाने में उपयोग करते हैं। ये सर सिरेमिक उद्योग क्या है? जैसे चीनी मिट्टी का उपयोग करते हैं हम सीमेंट बनाने में, और सिरेमिक उद्योग मतलब जैसे टाइल्स होते हैं, बर्तन होते हैं। बर्तन भी कौन से? चीनी मिट्टी वाले बर्तन। हम हस्तकलाओं में पढ़ते हैं ब्लू पोर्ट्री, ब्लैक पोर्ट्री, सुनहरी पोर्ट्री। तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, मिट्टी वाले, वो बर्तन है वो चाइना के लेके बनते हैं। तो वही सिरेमिक उद्योग होता है। सिरेमिक उद्योग मतलब चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं। पहले गांव में उन्हीं के अंदर अचार डाला जाता था, उन्हीं में सारा का सारा सामान रखा जाता था। आजकल तो हमें रट्टा मारना पड़ता है, चीनी मिट्टी के बर्तन कौन से हैं। थोड़ी मिट्टी अलग होती है, लेकिन थोड़ी उस मिट्टी के जो अचार उचार डालने के लिए ये ब्लू पोट्री वाले जो बर्तन होते हैं ना, वो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो वो जो बर्तन बनाए जाते हैं वो सिरेमिक उद्योग होता है। तो उसके अंदर इस चाइना कले का उपयोग है वो किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन है वो वासु रायसीना स्वाई माधोपुर से होता है, चाइना कले का। तो ये थोड़ी सी 2 बात आप ऐड कर लेना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
सर्वाधिक उत्पादन वासु, रायसीना, सवाई माधोपुर से होता है। चलो आगे, ठीक है, नॉर्मल सी बातें बताइए। चलो सर, चीनी मिट्टी, इसको क्योलिन भी बोलते हैं, चाइना क्ले भी बोलते हैं। अगला जो अपना खनिज है उसका नाम है डोलोमाइट। डोलोमाइट का उपयोग करते हैं हम लोहा उद्योग में, लोहे के अंदर इसका उपयोग है वो किया जाता है। ये आप देख लो भी, डोलोमाइट आपके सामने खनिज है, इसकी जो प्रमुख जगह है ना वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डोलोमाइट के प्रमुख प्राप्ति स्थल है करौली है, कसौली है, ओडन है, सीमल है, ये राजसमंद में जगह है जहां से डोलोमाइट निकलता है। इसके अलावा बाजला अजमेर से निकलता है, काबरा ब्यावर से निकलता है, भीलवाड़ा के मांडल और कोसीथल से भी ये अपना डोलोमाइट निकलता है, जोधपुर के अंदर इंदों की ढाणी से निकलता है। ये सारे के सारे प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। रख लोगे? ठीक है, करते हैं भाई जल्दी, 5-7 दिन और लगेंगे, मैथ की बुक का फिर रिव्यू करते हैं। हाँ, चीनी मिट्टी की टाइल भी आती है ना, बिल्कुल आती है। तो ये टाइल बनाने में, बर्तन बनाने में उसी के अंदर उपयोग किया जाता है चाइना क्ले का। ओके सर, ये ऐसा कैसे सब जगह से, ऐसा कैसे मतलब क्या है, ऐसा कैसे, किसके बारे में कह रहे हो? अच्छा, डोलोमाइट के, ये इसी प्रकार का दिखता है ये, बस है क्या, सारे के सारे पत्थरी तो है ये, इनका उपयोग करते हैं, अधात्विक खनिज है, उद्योगों में फैक्ट्रियों में काम आते हैं, धातु तो है नहीं ये, अधात्विक खनिज है। अगला है भी चूना पत्थर। चूना पत्थर को अंग्रेजी में लाइमस्टोन बोलते हैं, ध्यान रखना आप है। अरे चूना पत्थर तो सबने देखा होगा, अगर राजस्थान में होकर तुमने चूना पत्थर नहीं देखे तो फिर क्या ही मतलब है। इस चूना पत्थर को अंग्रेजी में लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसलिए मैंने अलग से लिख रखा लाइमस्टोन भी कहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछता है, लाइमस्टोन का उपयोग क्या है, ये सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, फिर टाबर क्या होते, लाइमस्टोन तो लिखा है, नहीं माने लाइमस्टोन किसको कहते, तो चूना पत्थर लिखा है, इसलिए अंग्रेजी वाले थोड़े से नाम ध्यान रखना। चूना पत्थर को अंग्रेजी में लाइमस्टोन बोलते हैं, और इसके बारे में तो बार बार में लाइमस्टोन ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने अलग से लाइन लिखा, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, ताकि बच्चों ने ना कहते तो कराए को नहीं लाइमस्टोन का। चूना पत्थर का उपयोग हम सीमेंट बनाने में करते हैं, जहां पर ये चूना पत्थर पाया जाता है वहां पर सीमेंट की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, हाँ वो साबुन की झाग लग रहा है, अच्छा उसमें है वो साबुन की झाग ने, डोलोमाइट है वो। तो सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में मिलता है, इसलिए सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन भी चित्तौड़गढ़ में ही होता है। ओके, और उपयोग क्या है, सीमेंट निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। जहां चूना पत्थर पाया जाता है वहां पर सीमेंट की सबसे ज्यादा संभावना होती है। सर्वाधिक चूना पत्थर मिलता है चित्तौड़गढ़ में, इसलिए सर्वाधिक सीमेंट भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही बनती है। ये थोड़े से देखो इसके कैटेगरी हैं चूना पत्थर की, कि सर्वाधिक केमिकल ग्रेड चूना पत्थर है वो नागौर में पाया जाता है, केमिकल वाला चूना पत्थर है वो नागौर में पाया जाता है। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर वो चित्तौड़गढ़ पाली में पाया जाता है। ये आप देख लो, अलग अलग थोड़े से सीमेंट इसके प्रकार है चूना पत्थर के। ये जो चूना पत्थर आपको दिखाई दे रहा है ये सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर है, और स्टील ग्रेड चुना पत्थर वो जैसलमेर नागौर में पाया जाता है। आज तक जो एग्जाम में इन प्रकारों में पूछा गया ना वो स्टील ग्रेड वाला पूछा गया। अगर किताब में मुझे लगता है ये स्टील ग्रेड ऐसे लिख रखा होगा तो उसको स्टील कर लेना, ठीक है, ये स्टील है, नॉर्मल सा हो सकता है कोई मिस्टेक होगी, ये स्टील ग्रेड है। सर्वाधिक स्टील ग्रेड चुना पत्थर जैसलमेर और नागौर में पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक केमिकल ग्रेड चुना पत्थर कहां पर पाया जाता है, नागौर में। सीमेंट ग्रेड चुना पत्थर चित्तौड़गढ़ पाली में पाया जाता है। स्टील ग्रेड चुना पत्थर जैसलमेर नागौर में पाया जाता है। चुनने के ये अलग अलग प्रकार हैं, लाइमस्टोन की अलग अलग प्रकार हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, प्रमुख प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। निम्बा हेड़ा है, अमराना है, कारूंदा है, बेंगू, दल का खेड़ा, मानपुरा, ये सारी की सारी जगह चित्तौड़गढ़ में है जहां से चुना पत्थर निकलता है। कोटन है, मुंडावा, मांडला, ये नागौर में है जहां से चुना पत्थर निकलता है। पिलाड़ा जोधपुर है, उदयपुर है, धोली मगरी सलूम्बर है, ठीक है, ये सारी की सारी जगह। सोनू, पारेवार, कानोई, बड़ा बाग, ये सब जगह है जैसलमेर में जहां से चुना पत्थर निकलता है। ओके, हाँ ये जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर ऐसे कर लेना इसको। लखमानो की ढाणी, कुई वाला साउथ है,
इसके अलावा मियो की ढाणी है जैसलमेर में, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन की खोज यहाँ पर की गई है। लखमानो की ढाणी है, कुईवाला साउथ है, मियो की ढाणी है, तीनों की तीनों जगह जैसलमेर में है। यहाँ पर सीमेंट ग्रेड चुनने की खोज है वो की गई है। रख लोगे ध्यान में, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलूं। ओके, ये एक प्रमुख अपने प्राप्ति स्थल है। अगला जो अपना खनिज उसका नाम है फ्लोराइट, जिसे हम फर्लोस्पार भी बोलते हैं। इस फ्लोराइट का उपयोग किया जाता है दूरबीन की लेंस बनाने में। कई रंगों में मिलता है, हरा है, बैंगनी है, पीला है, गुलाबी है, नीला है, सफेद है, अलग अलग कलर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा भंडार गुजरात में है, इसके बाद में राजस्थान में है, और राजस्थान में सर्वाधिक डूंगरपुर में मिलता है। इस खनिज के अंदर बार बार में एक ही पूछा जाता है कि फ्लोराइट है, फर्लोस्पार है, वो कहां पर पाया जाता है? मांडो की पाल और काहिला, डूंगरपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। मांडो की पाल, काहिला किसके लिए जानी जाती हैं? फ्लोराइट के लिए जानी जाती हैं। फ्लोराइट है वो कहां से मिलता है? मांडो की पाल से मिलता है। ये दोनों जगह आपको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? डूंगरपुर करता है। ये देख लो, थोड़ा सा रंगीन रंगीन होता है ये, और उपयोग किस में करते हैं? दूरबीन की लेंस बनाने में इसका उपयोग होता है। चलो सर आगे चलते हैं। अगला जो अपना खनिज है उसका नाम है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट का उपयोग सिरेमिक उद्योग में, कागज उद्योग में किया जाता है। सिरेमिक उद्योग मैंने बता दिया, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वही सिरेमिक उद्योग है। कला संस्कृति में मैं हस्तकला वाला टॉपिक अभी शुरू करूंगा, कल से शुरू कर दूंगा। उसके अंदर ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, वो जो बर्तन कराऊंगा ना, वो सारे के सारे बर्तन इसी चीनी मिट्टी के बने होते हैं, तो वो सिरेमिक उद्योग है। और इस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब पूरा का पूरा खनिज कहां पर मिलता है? राजस्थान में मिलता है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर मिलता है सर? सर्वाधिक मिलता है उदयपुर में। और ये प्रमुख जगह है जहां से खनिज मिलता है, वो थोड़ा सा याद रखना। कोटड़ा, बड़ा उपरला खेड़ा उदयपुर के अंदर जगह है। कोला अलीपुरा, रामपुरा ब्यावर में है। बेलका मगरा सिरोही के अंदर है। इसके अलावा खेड़ा उपरला पाली में है, पिसांगन अजमेर में है। यहां से आपका यह खनिज वोलेस्टोनाइट आपको मिलता है। ओके, चलो भाई अगले खनिज की तरफ चलते हैं। तुम कॉपी पेस्ट लगे रहो, ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। खनिज थोड़ा सा कठिन टॉपिक माना जाता है ना, क्योंकि इसमें प्रमुख प्राप्ति स्थल याद करने होते हैं। अगला जो आपके सामने खनिज दिखाई दे रहा है इसका नाम है बेराइट्स। बेराइट्स जैसे आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि सर भारी पत्थर है। बिल्कुल, इतना भारी है कि ये चट्टानों को तोड़कर खुद ही बाहर निकल जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? भारी पत्थर कहते हैं। उपयोग रंग रोगन करने में, कागज बनाने में इसका उपयोग है वो करते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है जहां पर ये पत्थर मिलता है, और सर्वाधिक उदयपुर में निकलता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल आपको थोड़े से ध्यान ही रखने हैं। रेल पातलिया, बाबरमाल, केवड़ा उदयपुर से निकलता है। सलूम्बर, देलवाड़ा राजसमंद से निकलता है। जमरोली, सैनपुरी, जाहिर का खेड़ा, भगत का बास, बानखेड़ा, अलवर से ये आपको देखने को मिलता है। ओके, ठीक है, चलें आगे। एक बात तो सुनो, चलो बताओ, ठीक है, या थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी पीडीएफ में लगा ही दूंगा, किताब आपके पास में है ही। पन्ना, अगला जो अपना खनिज है उसका नाम है पन्ना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एमराल्ड। अंग्रेजी में भी ध्यान रखना, अंग्रेजी में मैंने यहां पर भी लिख रखा नाम एमराल्ड, यहां पर भी लिख दिया एमराल्ड। उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में। आपने कभी पन्ना देखा है क्या? ये तो नॉर्मल है, हरे रंग का होता है, आपको खुद देख रहा होगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। आपके सामने पन्ना आभूषण कैसा दिखाई दे रहा है? सर हरे रंग का दिखाई दे रहा है। हरे रंग का इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हरी अग्नि भी कहते हैं। जब ये दूर से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हरी आग जल रही हो। जब आप पंडित जी के पास में जाते हो तब पंडित जी क्या कहते हैं? पन्ना धारण करने के लिए कहते हैं। आप कहते हो पंडित जी मैं पढ़ूं तो घणू ही हूं, लेकिन मेरा दिमाग कौन सा है क्या? पंडित जी का कौन सी किताब पढ़ रहा है? देखो सर मोटी मोटी किताबा पढ़ू, रिविजन होवे को नहीं। तो पंडित जी का ब्रह्मास्त्र को रिविजन करया करके, छोटी सी किताब है 50 पर रिविजन कर सको के। देखोगा सर फिर भी रिविजन को नहीं हुआ तो पन्ना धारण कर ले भाई, फिर तो क्या तेरी बुद्धि थोड़ी कम चाल है। पन्ना धारण करने वालों की बुद्धि तेज हो जाती है, वो जल्दी सरकारी नौकरी लग जाते हैं। ये मेरा नहीं कहना, पंडित जी का कहना होता है। फिर पंडित जी पन्ने की अंगूठी निकाल के देते हैं और आप दक्षिणा में पंडित जी को 5100 रुपए देकर आ जाते हैं। तो पन्ना एक प्रकार का आभूषण है। इसका संबंध किससे है? ज्योतिष विद्या से है। कहते हैं ना जिसका यानी कि बुध ग्रह अच्छा होता है उनको पन्ना धारण करना चाहिए, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो ये वही है पन्ना,
ठीक है, इसके अंगूठी भी पहनते हैं लोग, अपने गले के अंदर ताबीज बना के भी पहनते हैं। तो ये पन्ना एक प्रकार का आभूषण है, ज्योतिष विद्या से संबंध रखता है। ओके, तो पन्ना मंडी और पन्ना नगरी कहां पर है? जयपुर में। पन्ने की मंडी भी है भी जयपुर के अंदर। पन्ना नगरी किसको कहा जाता है? पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। पन्ना की मंडी कहां पर है? जयपुर में है। पन्ना नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर को ही कहा जाता है। कहां कहां पर मिलता है? प्रमुख प्राप्ति स्थल भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके सर, काला गुमान क्षेत्र राजसमंद में है। गोकुंदा व टक्की क्षेत्र उदयपुर में है। राजगढ़ गुडास बुबानी क्षेत्र अजमेर में है, जहां से पन्ना निकलता है। रख लोगे ध्यान में, नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ भी नहीं बताया कि सर आभूषण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। आभूषण मतलब अंगूठियां भी लोग पहनते हैं इसकी बनाकर, ताबीज भी, लोकेट भी पहनते हैं, तो वो ये पन्ना है। हरे रंग का आपको खुद दिखाई दे रहा है, रटने की जरूरत ही नहीं है। पन्ना मतलब हरे रंग का, तो हरी अग्नि भी कहते हैं। पन्ने की मंडी कहां पर है? जयपुर में है। जयपुर को पन्ना नगरी भी कहते हैं, ये इसके प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं। ग्रीन फायर बेल्ट है एक, देखो अजमेर के अंदर जगह है बुबानी और मुहामी। तो बुबानी मुहामी से लेकर गुड्डा गांव राजसमंद के बीच में पन्ने की एक विशाल पट्टी खोजी गई है और उसको नाम दिया गया ग्रीन फायर बेल्ट। सर समझे नहीं? देखो जगह है बुबानी मुहामी, कहां पर है सर? अजमेर में है। तो अजमेर से लेकर गुड्डा गांव है राजसमंद में। इन क्षेत्र के बीच में पन्ने की हमें विशाल पट्टी देखने को मिली है और इस पट्टी को नाम दिया गया है ग्रीन फायर बेल्ट। ग्रीन मतलब हरा, फायर मतलब आग, बेल्ट मतलब पट्टी। ठीक है, हिंदी में बात करें तो सिंपल सा पूछ लेगा ग्रीन फायर बेल्ट कहां पर है? बुबानी व मुहामी से गुड्डा गांव राजसमंद के बीच में है क्या सर? एक पन्ने की हरी पट्टी खोजी गई है, एक विशाल पट्टी है इस क्षेत्र के बीच में, उसको नाम दिया गया है ग्रीन फायर बेल्ट। रख लोगे, बस इतनी सी बात है। बुबानी व मुहामी से गुड्डा गांव राजसमंद तक फायर ग्रेड पन्ने की एक विशाल पट्टी खोजी गई है। यहां पर पन्ना खूब सारा खोजा गया इस क्षेत्र के बीच में और उसको नाम दिया गया ग्रीन फायर बेल्ट। ग्रीन मतलब हरा, फायर मतलब अग्नि, आग, हरी अग्नि इसको वैसे ही कहते हैं, और बेल्ट यानी का पट्टी, नॉर्मल सा अंग्रेजी वाला नाम है। अगला जो अपना खनिज है उसका नाम है हीरा। हीरे के बारे में तो सब तुम परिचित होगे भी, सबसे कठोर धातु यही है, अलग अलग रंगों में पाया जाता है। सभी यानी कि सफेद भी मिलता है, नीला भी मिलता है, लाल, हरा, पीला, सभी प्रकार का ये मिलता है। राजस्थान में हालांकि बहुत कम है। थोड़ा सा संभावना व्यक्त की गई है कि केसरपुरा और मानपुरा जगह है प्रतापगढ़ में, वहां पर हीरा निकल सकता है, केवल अनुमान है, बाकी राजस्थान में नहीं निकलता। तो हीरा राजस्थान में केसरपुरा व मानपुरा प्रतापगढ़ से नगण्य मात्रा में हीरा होने का अनुमान है। क्या थोड़ा बहुत हीरा निकल जाए तो भी, लेकिन ये जगह है हीरा निकलने का, यहाँ पर अनुमान व्यक्त किया गया है। यह आपके सामने हीरा है। हीरे के बारे में तो सब परिचित हो गए, सबसे तुमने वादा भी कर रखा होगा अपने गर्लफ्रेंड को, जब मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मैं हीरे की अंगूठी बना कर दूंगा, क्या है ना? बाका वह तू हीरे की छोड़, मैंने तो सोने की बना दी है, क्या बोले चांदी की तो मैं भी बना दी, तने बेरोजगारी में क्या, लेकिन नौकरी लागे बाद में हीरे की बना के दूंगा। तो ये वही हीरा है भाई, सबसे कठोर धातु है ये हीरा। ओके, चलो सर अगला अपना खनिज देखते हैं, इसका नाम है तांबड़ा। तांबड़े को गार्नेट भी बोलते हैं। जैसे पन्ना हरे रंग का होता है ना, उसी प्रकार से तांबड़ा लाल रंग का होता है। रटने की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र उठाओ सब सेम टू सेम यही फोटो दे रखी है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही फोटो है, सेम टू सेम यही वो फोटो है। अब देखो तांबड़ा, हमने तो क्या रट्टा मारा है, तांबड़ा गार्नेट लाल रंग का होता है। अब हमें ये नहीं पता था कि सर लाल रंग का दिखता कैसे है, बड़ा मन में कंफ्यूज चलता था। इसलिए क्या हर चीज तुम्हारे सामने है, चीजें सामने होंगी तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी, चीजें याद भी बहुत होती हैं। जब आप किसी को देख लेते हो ना तो चीजें हमेशा याद रहती हैं। जैसे अभी अपने राजस्थान पुलिस के अंदर सवाल आया था, अभी जो अपने पेपर हुआ था ना, इसमें भी यानी कि संगमरमर जो अपना ताजमहल बना है वो किससे बना है? संगमरमर से बना है। वो संगमरमर कहां से ले गया था? मकराना नागौर से लेकर गए थे। अब एक बच्चे के वो यानी कि याद नहीं था, लेकिन उसने अपनी ब्रह्मास्त्र में ताजमहल की फोटो देख रखी थी और वो कह रहा था सर धन्यवाद, मैं क्या बात हुई, मेरा सवाल सी हो गया। बोला मैं ताजमहल की फोटो देख के चला गया, आपने लिख रखा था संगमरमर और संगमरमर में आपने ताजमहल की फोटो लगा रखी थी और वो ताजमहल ही पूछ लिया क्या, तो मेरे वो फोटो से क्वेश्चन सी हो गया क्या। तो होता है चीजें, यानी कि संगमरमर मकराना का फेमस है, ताजमहल है वो इसी मकराना के संगमरमर से बना हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि मकराना के संगमरमर से क्या इमारत बनी है, तो ताजमहल बना था, वो फोटो देखी और क्वेश्चन सही हो गया। अभी राजस्थान पुलिस में सवाल आया था ये।
तो फोटो बड़ी जरूरी होते हैं। अब जैसे रट्टा मारते हैं रक्तमणि, तो रक्तमणि कहते हैं अरे रक्त का मतलब ही क्या होता है, रक्त मतलब खून कैसा होता है सर, लाल रंग का होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार की लाल मणि तो है। अब रटेंगे तांबड़ा को हम रक्तमणि कहते हैं, रक्त क्यों रटो, लाल रंग को है, सब ने सामने दिख रही है, लाल रंग को है तो आप क्या कहना, लाल मणि भी कह दो, लाल मणि ना कह तो रक्तमणि कह दो भाई, क्योंकि खून भी तो क्यों है, लाल ही हुआ है क्या। और ये तांबड़ा भी एक प्रकार का आभूषण है, पंडित जी इसकी भी अंगूठी पहनाते हैं, जिनका बिजनेस धीरे चल रहा हो उनके लिए पंडित जी कहते हैं कि आप तांबड़े की अंगूठी पहनो क्या। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे काम करता है, लेकिन काम करता है ये। लोग कहते हैं, मैंने देखो, मैं तो आज तक एक ही अंगूठी कौन पहरी थी, सोचोगे रोहित सर मैं कभी एक ही कौन पहरी है, खुद देख लो, सगाई खातर पराई हुआ भी कौन है अभी तो मेरे कने, तो देख सको ते आराम। मैं तो सोचो सर काम ज्यादा करण खातर, बुद्धि तेज करण खातर भी मैं तो आज तक एक पैरी को नहीं है। ओके, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम जो पहनना चाहो वो। चलो भाई, राजस्थान का एकाधिकार है, इसके अंदर मतलब पूरा का पूरा जो तांबड़ा मिलता है, गार्नेट मिलता है, वो राजस्थान में मिलता है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर मिलता है, टोंक और अजमेर जिलों में पाया जाता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोंक में जगह है जहां से तांबड़ा निकलता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल कौन से हैं? हाँ, मैथ की लेके आएंगे भाई, जल्दी है ना, उसी पे कर रहे हैं काम। तो राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा, कल्याणपुरा, देवखेड़ा, ये टोंक में है जहां से तांबड़ा निकलता है। इसके अलावा सरवाड़ है, खरवारी है, बंदनवाड़ा है अजमेर के अंदर, और बागेश्वर है सीकर में, जहां से हमें तांबड़ा गार्नेट देखने को मिल जाता है। तो ये आपका सामने तांबड़ा है भाई, आप ये आभूषण देख ही सकते हो। चलो सर, और आज जो हमारा अंतिम अधात्विक खनिज है उसका नाम है सुलेमानी पत्थर। ये आपके सामने सुलेमानी पत्थर है। इस सुलेमानी पत्थर को हम अकीक भी बोलते हैं, गुम्मद भी बोलते हैं। काले रंग का होता, आपको दिखाई तो दे रहा होगा, ये भाई आपके सामने काले रंग का क्या है, सुलेमानी पत्थर है। और इसके ऊपर सफेद सफेद धारियां होती हैं, देख लो सफेद सफेद धारियां देखने को मिलेंगी, है ना, इसमें इस प्रकार की सफेद सफेद धारियां होती हैं। तो ये पत्थर है, सुलेमानी पत्थर है। इससे भी अनेक आभूषण बनाए जाते हैं, पंडित जी पहनाते हैं। सर किन को पहनाते हैं? जो ज्यादा टेंशन लेते हैं, जिनके दिमाग में ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा, ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, उन्हें सुलेमानी पत्थर पहनना चाहिए। किसी के व्यापार में कोई बाधा आ रही हो, उसको सफलता नहीं मिल रही हो, तो वो अंगूठी या लॉकेट के रूप में इस पत्थर को पहन सकता है। इसके अंदर भी राजस्थान का एकाधिकार है, ये कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भाई सारे के सारे अपने अधात्विक खनिज जो मैंने आपको पूरी के पूरी पढ़ा दी है। छोटी क्लास हो सकती है आज वाली, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बढ़िया तरीके से पढ़ना, इसको अच्छा तरीके से याद करना, रिवीजन बड़ा जरूरी है। मैं तो देखो फटाफट पढ़ा दी और प्रमुख प्राप्ति स्थल बता दिया, या तो ताने ही करना है सर, और क्या करांगा, कल वाली क्लास ने रिपीट कर लियो, आज वाली क्लास ने रिपीट कर लियो, रिवीजन कर लियो, भी रिवीजन करो चीजों का। एक दो क्लासों में आपका पूरा का पूरा खनिज वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन टॉपिक मानते हैं, क्योंकि प्रमुख प्राप्ति स्थल वो हमें केवल याद ही करने पड़ते हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता। ओके, इसलिए भाई क्योंकि उनको पढ़ोगे तभी याद होंगे भाई। अब और तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई समझाने वाली चीज है नहीं, सर ये यहीं पर क्यों मिलता है और कहीं पर क्यों नहीं मिलता क्या। तो ये केवल अपने प्रमुख प्राप्ति स्थल ही पूछते हैं, फिर भी मैंने बहुत छोटे छोटे करवा रखे हैं ताकि आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ सको क्या। ओके, तो ये अपने अधात्विक खनिज कंप्लीट हो गए, फिर अपने उर्वरक खनिज है, ईंधन खनिज है, अपन कंप्लीट कर देंगे एक दो क्लासों में। साथ साथ में बढ़िया पढ़ते रहो, इनको याद करते रहो। हाँ, अब बताओ 1 या 2 मिनट जो भी हो है सर, कुछ समझ नहीं, ये तो भाई याद ही करने पड़ेंगे, पीडीएफ में डला दूंगा, ठीक है। हाँ, बाकी मैंने बहुत अच्छी कोशिश की, सारी की सारी चीजें तो मैं समझाई भी हैं बढ़िया तरीके से। देखो कितने प्यारे प्यारे खनिज हैं अपने, सुलेमानी पत्थर है, तांबड़ा देखो लाल रंग का, ग्रीन फायर बल्ट यानी कि हरे रंग की, हीरा देखो, हर चीज की फोटो है। ये आपका पन्ना रहा, ये आपका बेराइट्स रहा, भारी भारी पत्थर होता है, इसको भारी पत्थर कहते हैं, चट्टानों को तोड़कर खुद ही बाहर निकल जाता है। ये आपका वोलेस्टोनाइट रहा, जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। ठीक है, ये आपका फ्लोराइट रहा, अलग अलग रंग में मिलता है। ओके, और फिर कौन से पढ़े हमने, ये चूना पत्थर तो आपने देखा ही होगा, 3 कैटेगरी भी ध्यान रखना, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, केमिकल ग्रेड चूना पत्थर और स्टील ग्रेड चूना पत्थर है। ये आपका डोलोमाइट खनिज रहा। ओके सर, ये आप चीनी मिट्टी थोड़ी सी ऐड कर लेना अगर नहीं है तो आपके, ठीक है, चीनी मिट्टी क्योलिन भी कहते हैं, चाइना क्ले भी कहते हैं, सिरेमिक उद्योग मैंने बता ही दिया।
ये कांच वालों का देख लो, सिलिका सेंट, कांच की बोतल मैंने ऊपर लगा रखी है ताकि रटने की जरूरत नहीं है। यूरेनियम परमाणु विखंडन में इसका उपयोग करते हैं। और ये आपके एस्बेस्टोस है, यानी कि फिल्टर, चादर, सीमेंट बनाने में उपयोग करते हैं। फेल्सपार देख लो, अपने ये उस अब्रक के साथ में निकलता है। और पहला क्या पढ़ाया था मैंने, अब्रक पढ़ाया था। ये लो, माइका भी कहते हैं अंग्रेजी में, आगन्य और एकांतर चट्टानों में पाया जाता है। ये अपनी पूरी की पूरी क्लास थी। अब इसको बढ़िया तरीके से अगर अभी याद कर लोगे, साथ साथ में रिवीजन कर लोगे, तो याद हो जाएगी। तुम सोचो 10 दिन बाद में याद करूंगा भाई, तब तो सारा गोड़ हो जाएगा। बस ये करना, जैसे मान लो खनिज की मैंने पहली क्लास ले ली, उसको पढ़ लो। दूसरी क्लास ले ली, इसको याद करो। फिर यानी कि पहली दूसरी का साथ में रिवीजन करो। दोनों का रिवीजन करके फिर तीसरी क्लास में आओ, तीसरी क्लास को याद करो। फिर जब चौथी क्लास में आओ तो पहले तीनों को याद करो। ऐसे रिवीजन करो भाई, रिवीजन ही एकमात्र उपाय है जब यानी कि आप चीजों को याद कर पाओगे, बाकी चीजें भूल जाओगे। आगे बढ़ते जाओगे, पीछे की चीजें भूलते जाओगे। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए बहुत शानदार है, रिवीजन करो। एक दो क्वेश्चन के पीछे मत भागा करो, अरे सर वो क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन। अरे तुम कोशिश ये करो, अगर ब्रह्मास्त्र में 15 में से अगर 12-13 सवाल आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, तो उनको तो सही करके आओ। हालांकि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। 20 में से अगर 18 क्वेश्चन किताब से आ रहे हैं, तो तुम्हारे 18 के 18 सही होने चाहिए। मैं कहता हूं अगर 15 करके आ जाओ तो ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 18 क्वेश्चन ये किताब दे रही है, 19 दे रही है, 20 में 20 दे रही है, तो सारे सही करो ना। छोटी छोटी किताबें, रिवीजन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा बाकी। ओके, फिर मिलते हैं कल हम नई वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।